पब्लिक को इमोशनली थोड़ा सा उभार के जज्बात में ला करके 2020 का चुनाव हुआ और MIM यहाँ पर 5 सीट जीत गई थी। उस 5 सीट में से हमारे अख्तरुल ईमान साहब भी अमोर से जीत गए थे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 234 में से एक अवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनकी ऐसा माहौल यहाँ बना दिया जाता है कि उन्होंने ही मोदी जी को, BJP को सिर्फ एक्सपोज किया है। हमारे एक दोस्त हैं महाराष्ट्र के तनवीर साहब, हम सभी लोग मिलने गए थे मोदी साहब से और 10 करोड़ रुपया रिलीज किए थे। अदानी को 1 रुपया में ज़मीन दिया गया। अब अदानी साहब तो हिंदुस्तान का मालिक है। वो अमोर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। कोषाधामन में इतना डेवलपमेंट का काम हुआ था उस दौर में, तस्लीमुद्दीन साहब जब बिहार सरकार में मंत्री थे MP चुनाव हारने के बाद, तो बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ था। लोकसभा किशनगंज में सबसे ज़्यादा काम विधानसभा कोषाधामन में हुआ था। 6 तरीके से इस इलाके के भला के लिए, इस इलाके के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इस इलाके के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए आप एक अच्छा इदारा बना सकते हैं और वो आपका EMU सेंटर किशनगंज है। हम तो, मेरा इतिहास देखिए आप, मैं तो आसाम में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं तो कर्नाटक में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं तो तेलंगाना में चुनाव लड़ाया हूँ। मैं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उनका विधानसभा का मैं ऑब्जर्वर था। मैं तो आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं हरियाणा में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं पंजाब में चुनाव लड़ाया हूँ कांग्रेस पार्टी का। जैसे अगर उन 4 बुनियादी मसाइल पर सही से हम एक प्रेशर ग्रुप बना दें तो यकीनन इस इलाके का बहुत भला होगा। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव के एक और ख़ास KDB पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं इंजीनियर असलम अली साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और असम के इंचार्ज भी है। जी हाँ, असम राज्य के इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के ही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और साथ ही साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी है। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग KDB पॉडकास्ट में विभिन्न तरह के मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे पर्सनल जीवन हो, प्रोफेशनल जीवन हो, या फिर उनके जो करंट में जो हालिया जीवन चल रहा हो उन पर। खास करके असलम अली साहब बहुत पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इन पर बात होगी और इनके पर्सनल जीवन पर भी बात होगी। तो आप हमारे साथ एंड तक रहें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब। KDB लाइव आज के डेट में सीमांचल का और ख़ास करके किशनगंज का एक लाइफलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा अपना परिचय दीजिए जो नहीं जानते हैं आपको। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीग है। क्योंकि टाइटल अलीग है तो इसका मतलब ये है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है और मैं इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ पाया हूँ और बहुत कुछ इस यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है। अमोर का दौरा चल रहा है और बहुत सारे मीडिया में ये खबर चल रही है कि आप अमोर को लेकर के चुनाव में उतरने वाले हैं, भावी प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेगा? देखिए, भावी प्रत्याशी चुनाव में उतरने वाला है, ये सब चीज़ें ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अभी ये कहे कि कल को क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कल को क्या होने वाला है। हम अभी तक की बात कर सकते हैं कि अल्लाह ने अभी तक हमको ज़िंदगी दी और हमने उस ज़िंदगी को जिया है। मेरा मानना दूसरा है। हम किशनगंज लोकसभा के रहने वाले हैं। अमोर बैसा किशनगंज लोकसभा का हिस्सा है। हमारा MP डॉक्टर जावेद साहब अमोर बैसा बैसी डगरवा, वो दोनों विधानसभा के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वहाँ के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए किशनगंज लोकसभा के कैंडिडेट को वोट करते हैं और हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट लगातार 2 बार से इधर जावेद साहब जीत रहे हैं। उससे पहले भी जो कैंडिडेट जीते थे वो भी कांग्रेस के ही थे। मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब जो अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो जब लोकसभा एक है तो अमोर बैसा भी उस लोकसभा में आता है। मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप अमोर में फोकस करें, अमोर में संगठन को मजबूत करें, अमोर में कांग्रेस को मजबूत करें,
क्योंकि ये डेटा सबके पास है कि पिछली बार जो चुनाव 2020 में हुआ था वहाँ पर अमोर में कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मार्जिन से चुनाव हारा था। हम तीसरे पोजीशन पे थे। जीतने वाला कैंडिडेट 1 लाख प्लस वोट से जीता था। तो हम क्यों हारे, इतना मार्जिन से क्यों हारे, इतने वोट से क्यों हारे, जबकि मजबूत सीट था। जबकि कांग्रेस की वो सीट रही है, 5 बार 6 बार कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। हम उससे पहले चुनाव 2015 में 1,05,000 वोट से जीते थे और 2020 में 1,05,000 वोट से हार रहे हैं। तो उस कमी को पार्टी ने महसूस किया और हमें कहा कि आप अमोर बैसा की जिम्मेदारी लो, संगठन को मजबूत करो, पब्लिक डोर टू डोर जाओ, पब्लिक से मिलो, आखिर क्यों कांग्रेस उस तरह हारी है। हम उसको एज ए चैलेंज लिए। हम वहाँ घूम रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। अभी हम लगातार 5-6 दिन में कम से कम 25-30 पंचायत का दौरा कर चुके हैं। पूरा विधानसभा में 70% हम टच कर चुके हैं। जो लोग जिम्मेदार है, जो लोग इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोगों की समाज में एक पकड़ है, उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी थी। उस पर चिंतन मंथन पार्टी के अंदर हो रहा है। हम लोग सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन और फीडबैक देते हैं। इससे पहले समीक्षा नहीं हुई थी इस बारे में? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। अब माइनॉरिटी लेवल पे वो डेटा जमा हो रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे कद्दावर नेता वहाँ के अब्दुल जलील मस्तान साहब जो है वो कई बार के MLA रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे। तो उनको पिछली बार क्यों वोट लोग नहीं दिया, कहाँ कमी रह गई, तो उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए हम उस इलाके का दौरा कर रहे हैं। रहा सवाल कि अमोर का विधानसभा का दौरा करने का, तो मुझे पार्टी ने कहा है कि आप उस इलाके का दौरा कीजिए, उस इलाके में घूमिए, वहाँ रहिए, लोगों के मसले को समझिए। लेकिन आप जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि आप चेहरे के तौर पर, भावी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं सिर्फ अमोर विधानसभा का दौरा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके समर्थक भी बोल रहे हैं। हाँ, वो तो अभी हम अमोर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम तो, मेरा इतिहास देखिए आप, मैं तो आसाम में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं तो कर्नाटक में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं तो तेलंगाना में चुनाव लड़ाया हूँ। मैं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उनका विधानसभा का मैं ऑब्जर्वर था। मैं तो आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं हरियाणा में चुनाव लड़ाया हूँ, मैं पंजाब में चुनाव लड़ाया हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ाया हूँ। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है। तो मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया हूँ, लेकिन मैं इस इलाके का हूँ। मैं तो यहाँ फ्रीक्वेंटली आऊँगा, हर विधानसभा जाऊँगा, हर लोकसभा जाऊँगा। आप चुनाव लड़ाए हो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो चुनाव लड़ाए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसी तो बात नहीं। बिल्कुल नहीं, तो फिर वो तो पार्टी फैसला करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी ने अगर मुझे कहा है कि आप अमोर विधानसभा में जाइए, समर्थक तो आपका मांग कर रहे हैं, मतलब कि आप देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, समर्थक को आना चाहिए। समर्थक का अपना एक अपने लीडर के लिए उनकी प्रेम और मोहब्बत है, और हर समर्थक को अपने लीडर के लिए लड़ना चाहिए। उस इलाके में अमोर में कई सारे कांग्रेस के लीडर हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं, कई लोगों ने आवेदन दिया है टिकट के लिए। अब देखिए पार्टी किन के फेवर में का कोई इरादा है। जब मैंने आपको ये कहा कि पार्टी ने मुझे वहाँ भेजा है, तो पार्टी भी तो हो सकता हो कि मेरे प्रोफाइल को कंसीडर कर रहा होगा, मेरे बारे में सोच रहा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हम संगठन की राजनीति करते हैं, हम संगठन में हैं, हम कुछ मांगते नहीं है। कांग्रेस पार्टी सही वक्त पे सही फैसला लेती है, वो किसी के भी हक पे फैसला हो। मेरा तो साहब के भी हक पे फैसला हो सकता है। देखिए, हम ये कैसे कह दें कि मेरे हक में फैसला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी सही फैसला करेगी। कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, अब तो बहुत कम दिन बाकी है, हफ्ता 10 दिन में, मतलब विदिन 2 वीक्स, बहुत कम वक्त है। अभी तो इलेक्शन भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, 7-8 तारीख को अनाउंस हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। 10-12 दिन में टिकट भी सब पार्टी का अनाउंस हो जाएगा, उसमें कांग्रेस का भी टिकट अनाउंस हो जाएगा। अगर कांग्रेस मुझे जिम्मेदारी देती है चुनाव लड़ने की, तो मैं कांग्रेस पार्टी के उस फैसले को हमेशा एक्सेप्ट करूँगा, हमेशा कबूल करूँगा। लेकिन जिसके फेवर में फैसला है, ये बात
सबको समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी अमोर में जिनको भी कैंडिडेट बनाएगी, जो भी कैंडिडेट होगा, हम उनके लिए समर्पित हैं, उनको जिता के यहाँ से लेके जाएंगे। चाहे असलम मलिक साहब हो या फिर अब्दुल जलील मस्तान साहब हो या फिर दिगर कोई भी हो। भाई कैंडिडेट तो पार्टी बनाएगी, उसके बाद तो हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी जो भी चीज़ें आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हर आदमी को अपनी दावेदारी करने का, अपनी बात रखने का हर आदमी को हक है, अधिकार है। हर आदमी अपनी बात अपने तरह रख रहे हैं, लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो हम सब लोग एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है हम लोगों में। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के संगठित अनुशासित कार्यकर्ता हैं। असलम मलिक साहब की दिली इच्छा है? देखिए, मेरा इच्छा ये नहीं है कि मैं सिर्फ एमएलए बनूं, एमपी बनूं। मेरा इच्छा बहुत कुछ और है। हम इस इलाके को एम्पावर करना चाहते हैं। किस तरह से? इस इलाके के 4 बुनियादी मसाइल हैं। कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिस पर काम करने की? मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ जी। 4 बुनियादी मसाइल ऐसे मांझल का। पहला मसला, एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन जाए, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एएमयू सेंटर किशनगंज। लेकिन उस पर तो राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है, उसके अलावा तो काम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। ये इस बात से हम आपसे 200% बिल्कुल राजनीति हो रही है। भाई, इस इलाके की आबादी 1.5 करोड़ है। इस 1.5 करोड़ की आबादी के लिए आपने कितने साल के बाद, कुछ साल पहले पूर्णिया यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया है। अगर एक विंडो है, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 224 एकड़ लैंड बिहार सरकार ने दिया है, एएमयू सेंटर किशनगंज का सेंटर खुल चुका है, तो आप इसको अच्छे तरीके से इस इलाके के भला के लिए, इस इलाके के लिए हायर एजुकेशन के लिए, इस इलाके के लिए बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए आप एक अच्छा इदारा बना सकते हैं, और वो आपका एएमयू सेंटर किशनगंज है। जब तक ये इदारा सही से फुल फ्लेज नहीं बनता है, एएमयू सेंटर किशनगंज का जो ऑब्जेक्टिव था बनाने का, वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इस इलाके में एक बहुत बड़ी तालीमी इदारा जो नहीं है उसकी ये भरपाई कर सकता है। क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में ये संभव है? देखिए, संभव सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं दुनिया में। और मेरा डिक्शनरी में लगभग सभी मेरा डिक्शनरी में असंभव वर्ड नहीं है। कोशिश सब कर रहे हैं। कोशिश किया तभी तो ज़मीन मिली, कोशिश किया तभी तो एएमयू सेंटर किशनगंज में बन रहा है, वरना कटिहार में बनना था। कोशिश किया तभी तो अभी 1-2 कोर्स चल रहा है। कोशिश किया तभी तो बिहार के जो माइनॉरिटी हॉस्टल है वहाँ पर क्लासेस हो रही है। कुछ लोग तो कांग्रेस को भी दोषी ठहराते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में मिला है 10 करोड़ मिला है सिर्फ बाउंड्री के, लेकिन 136 कांग्रेस के ज़माने में नहीं मिला 10 करोड़, वो सेंक्शन हुआ था, ये पैसा रिलीज़ हुआ है एनडीए में। और उस पैसे को रिलीज़ कराने में भी जो आपके सामने बैठा हुआ है, मेरा नाम असलम है, हम तस्लीमुद्दीन साहब को और एएमयू वाइस चांसलर के डेलीगेशन लेकर के, हमारे एक दोस्त हैं महाराष्ट्र के तनवीर साहब, हम सभी लोग मिलने गए थे मोदी साहब से और 10 करोड़ रुपया रिलीज़ किए थे। या आप इसको देख लीजिए, ये भी सब ऑन रिकॉर्ड है, ये बातें ऐसे तो लोग कहेंगे कि क्रेडिट ले रहे हैं असलम मलिक साहब। अगर ये क्रेडिट वाली बात है, क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप इतिहास के पन्नों में जाके देखिए कि 2015 में कौन डेलीगेशन मोदी साहब से मिले थे और शाम तक 10 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ था। तो भाई ये तो रिकॉर्डेड है ना, ये तो ऑलरेडी ये सारे रिकॉर्ड में मेंटेन है ना। अब अगर क्रेडिट उससे मुझे मिल जाए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? काम तो किया हम लोगों ने मिल के। ये बता दिए, और 4 क्या है? एक बता दिया, 3 बाकी है। मैंने कहा 4 मसाइल। 3 और क्या है? दूसरा सबसे बड़ा मसाइल है कि इस इलाके में 1.5 करोड़ की आबादी है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, हम उत्तर दिनाजपुर को भी मान लेते हैं, इसी का हिस्सा है। तो अगर इसको हम देख लें तो लगभग 1.5 करोड़ की आबादी है। इस 1.5 करोड़ की आबादी में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग बहुत सुने थे एम्स बनेगा, ज़मीनें भी देखी जा रही थी, कई जगह देखी गई। पाटकुई में महानंदा रिवर के किनारे ज़मीन देखा गया, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। तो इस 1.5 करोड़ की आबादी के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जहाँ पर वेल इक्विप्ड तमाम तरह की इक्विपमेंट हो, तमाम तरह की टेस्टिंग फैसिलिटी हो। वो नहीं है यहाँ। हम तमाम लोगों को इलाज करने के लिए चाहे सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, या पटना जाना पड़ता है, या दिल्ली जाना पड़ता है। वो भी हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग को कमर कसना पड़ेगा।
और अभी बताइए कि दरभंगा में एम्स बन रहा है, पटना में ऑलरेडी एम्स है ही, दरभंगा में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है ही पहले से। अभी मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ है, जो नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। अब कब बनेगा, क्या होगा, किशनगंज के लिए भी अनाउंस है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं बना है वो तो हुआ है अनाउंस। लेकिन मेरा कहना है कि एम्स के तर्ज पे या उसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी के साथ होना चाहिए, जो नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है माइग्रेशन का। हमारे बच्चों को देखिए, नौजवानों को देखिए, सब लोग माइग्रेट करके कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब सब जगह जॉब करने जाते हैं। माइग्रेशन की जड़ें बहुत गहरी है, आप जानते ही हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ रोज़गार के लिए कोई नई फैक्ट्री नहीं है, सनत नहीं है, वो भी चीज़ यहाँ आसानी से हो सकती है। इस इलाके में बिहार सरकार का बहुत लैंड है, मतलब अगर आप रिकॉर्ड में जाएंगे देखेंगे रेवेन्यू मिनिस्ट्री में, क्योंकि हमने इस पे काम किया तो हमको पता है बहुत ज़मीन है यहाँ पर। और बिहार सरकार अगर चाहे तो जैसे हाजीपुर में उन्होंने किया है, मुजफ्फरपुर में किया है, दरभंगा में किया है, उन्होंने बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे इंडस्ट्री कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार सस्ते रेट में इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको सस्ते रेट में ज़मीन दे और उनको आमंत्रित करे कि आप इस इलाके में अपनी फैक्ट्री को लगाएं। दिया तो अडानी को 1 रुपया में ज़मीन, तो वही कहना चाह रहे हैं कि आप अडानी को 1 रुपया में ज़मीन दिया गया। अब अडानी साहब तो हिंदुस्तान का मालिक है, वो पोर्ट सारा उनका है, एयरपोर्ट सारे उनके हैं, सारे बंदरगाह उनका है। अब तो सब चीज़ वो ख़रीद रहे हैं। हो सकता है कि बिहार सरकार भी उनको काफ़ी ज़मीन दे दे, डील हो चुका है, मुझे पता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात कह रहा हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पे मसलन कि पॉलीथीन बैग बनाने का, कॉटन बैग बनाने का, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने पे, इधर पाइनएप्पल की खेती बहुत ज़्यादा होती है तो पाइनएप्पल के लिए जूस, इधर ड्रैगन फ्रूट्स की खेती काफ़ी होती है, उसको हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं। इस इलाके में मक्का की खेती बड़े पैमाने पे होती है, तो उसमें हम कॉर्नफ्लेक्स या मक्का से जिस तरह की चीज़ें होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करके वो कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्री लगी भी है ठाकुरगंज वगैरह में, जूस की इंडस्ट्री लगी है। नेपाल में रियल जूस का नाम सुना होगा, उसकी इंडस्ट्री लगी है। हम सब कम्युनिटी, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं डिफरेंट कम्युनिटी के, नो डाउट डोमिनेंट सुजापुर है, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से रोज़गार मिले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में इंडस्ट्री कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आ सकते हैं, हम जैसे लोग भी यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों को ला भी सकते हैं। लेकिन सरकार तो आगे बढ़े, वो ज़मीन तो कम रेट में दे। जैसे आपने कहा अडानी को 1 रुपया में दे रहा है, तो हम लोग को भी 1 रुपया में मत दो, लेकिन एक नॉमिनल रेट में ज़मीन दो, तो बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। बहुत सारे लोग हैं अपने इलाके के जो दिल्ली NCR में फैक्ट्री चलाते हैं, वो लोग यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। चौथा और लास्ट आप जानते हैं कि ये सीमांचल का इलाका है, यहाँ से बांग्लादेश बहुत करीब है, नेपाल करीब है, भूटान करीब है, और 7 सिस्टर स्टेट भी इसी रास्ते से होके जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कहलाता है। बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, सैलाब यहाँ बहुत ज़्यादा, और सैलाब की तबाही बहुत ज़्यादा होती है। 2017 का सैलाब सबके लिए बहुत ही अफसोसनाक रहा है, बहुत माल और जान का नुकसान हुआ था। तो उस सैलाब को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत है इस इलाके में, उन तमाम नदियों को रोकने के लिए एक महानंदा बेसन प्रोजेक्ट है, महानंदा बेसन प्रोजेक्ट। अगर हम उस महानंदा बेसन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दें, तमाम नदियों को जोड़ दें, जहाँ बांध बनाना वहाँ बांध बना दें, जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी दें, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पानी को रोक लें, जैसे और जगह होती है, तो यकीनन ये इलाका बहुत खुशगवार हो जाएगा। सैलाब से जो परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ जो सूखा वाला इलाका है वो भी पानी के लिए नहीं तरसेगा। असल में क्या होता है कि सैलाब के पानी को एक सिस्टमेटिक वे से, एक बेसिन जिसको बोलते हैं या बांध बोलते हैं, उसके थ्रू पानी को जहाँ ज़रूरत है उन वहाँ दिया जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं उसको रोका जाता है। फिर जब वहाँ ज़रूरत पड़ता है फिर पानी को वहाँ
निकाला जाता है। तो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट आखिरी प्रोजेक्ट है, उसको करके हम यहाँ के इलाके को सैलाब से रोक सकते हैं। तो पहला हो गया आपका एक अच्छा यूनिवर्सिटी AMU सेंटर, उसके लिए अच्छा एक ऑप्शन है सेंटर किशनगंज। दूसरा एक अच्छा हॉस्पिटल। तीसरा माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ रोज़गार और फैक्ट्रियों का इन्वेस्टर को यहाँ बुलाना। चौथा हो गया कि महानंदा बेसिन को इम्प्लीमेंट करना, जिससे सैलाब की परेशानी से हम दूर हो सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी समस्या आप देख रहे हैं, ये तो कांग्रेस के वक्त पे भी हो सकता था। आप सही कह रहे हैं, आप बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो हुई, कितना काम हुआ उसमें? कोशिश हुई। आप AMU सेंटर किशनगंज तो कांग्रेस का ही देन है। दूसरा जो मुद्दा है हॉस्पिटल का, एम्स के तरह एक मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो होती है, तो आप देख रहे हैं कि उस वक्त जो है काफ़ी कोशिश किया गया, लेकिन वो एम्स दरभंगा चला गया। देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम हर 5 साल में, हर 2 साल में, हर साल आते रहता है। हम लोगों को कोशिश करना है सब लोगों को मिल करके कि उस स्कीम को इस इलाके में लेके आया जाए। और क्योंकि माइनॉरिटी इलाका है तो गवर्नमेंट भी पार्शलिटी करती है, और ख़ास करके जो अभी की गवर्नमेंट है, मौजूदा BJP की गवर्नमेंट, वो तो काफ़ी नज़रअंदाज कर रही है इस इलाके को, क्योंकि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि आप इस इलाके में जो 1.5 करोड़ की आबादी है, उसके लिए जो मैंने कहा है कि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि अभी हम लोग अपोजिशन में हैं, रूलिंग पार्टी में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, तो हम लोगों को हम लोग सिर्फ बात ही रख सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, सरकार के पास जाके मांग सकते हैं, लेकिन करना तो सरकार का काम है। बिल्कुल 100%। अच्छा, अमोर में जब दौरा कर रहे हैं, क्या देख रहे हो अमोर में? सबसे बड़ी चुनौती क्या है वहाँ पर? किस चीज़ की परेशानी है सबसे ज़्यादा? अमोर में एक उम्मीद की किरण और बहुत ही पॉजिटिव लोग सोच रहे हैं। मतलब उन लोग को एक होप है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को देख करके वो लोग अब काफ़ी पॉजिटिव हैं, उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रहा है। राहुल गांधी जी से उन लोग को बहुत प्रेम है, प्यार है, क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, पैदल चला, और उनकी तकलीफ़ को, उनके संघर्ष को सब देख रहे हैं कि कैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला। तो अब जो मैं समझ पा रहा हूँ या वहाँ के लोगों से जो मिल रहा हूँ, मतलब तमाम लोग कह रहे हैं कि हम सब कांग्रेसी हैं, अब कांग्रेस को वोट देंगे, गठबंधन के कैंडिडेट को वोट देंगे। तो ये सब लोग गठबंधन के कैंडिडेट के साथ, कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। वहाँ की मूल समस्या कुछ ऐसा? मूल समस्या बहुत है अमोर की। अमोर में आज भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है। कितना पिछड़ा इलाका है। अमोर में एक डिग्री कॉलेज होना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस तो शुरू से वहीं से राज करते आ रही है, बहुत टाइप से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर तो कांग्रेस में वहाँ पर अगर कुछ कमी है जलील मस्तान साहब की वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसमें देखिए, इसमें ये आरोप लगाना बेबुनियाद है कि कांग्रेस के जलील मस्तान साहब MLA थे, अभी MIM के MLA हैं। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम वहाँ के मूल समस्या के बारे में बता रहे हैं। अमोर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी ITI नहीं है। कारण क्या है इसका? एक भी पॉलिटेक्निक नहीं है। इसका कारण क्या है? एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी अच्छा वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? हम सब जिम्मेदार हैं। क्या वहाँ के प्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं? हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब में प्रतिनिधि भी हो गया, जनता भी हो गया, हम सब जिम्मेदार हैं। जनता कैसे जिम्मेदार? प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं। देखिए, प्रतिनिधि से काम लेना जनता का भी काम है। आप जनता नेता चुनने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। नेता तभी आपका काम करेगा जब जनता होशियार होगा। सिर्फ प्रतिनिधि कसूरवार नहीं है। आप प्रतिनिधि जैसा चुनेंगे, जिस तरह चुनेंगे, उनके साथ जिस तरह से आप फॉलोअप करेंगे, उसी तरह से वो डिलीवर करेंगे। अच्छा, आप भी वहाँ पर चेहरा बन करके, मतलब अभी लाइमलाइट में आप बैकडोर में काम करते थे, पहले अलग बातें वहाँ जाते थे, लेकिन लाइमलाइट में सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चेहरा वहाँ पर उभर रहे हैं अभी आप। हो सकता है अगर आप, जैसे कि आपने कहा कि अगर पार्टी अगर हम पर अगर भरोसा जताती है तो ज़रूर मैं तैयार हूँ। तो अगर मान के चले पार्टी आप पर भरोसा जताती है और आप जीत जाते हैं, तो क्या आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा वहाँ की? देखिए, ये तो आपने जो बात कही तो फिक्टेटस बात है, ये तो इमेजिनरी बात है, इमेजिनेशन है कि आप अगर आप टिकट मिलता है आप जीत जाते हैं। हम उनसे हट के कोई बात कर रहे हैं। मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, इलेक्शन जीतूं या नहीं जीतूं,
अब अमोर बैसा के लिए जो मेरा रोड मैप है वो रोड मैप आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब इलेक्शन लड़े या ना लड़े, जीते या ना जीते। हाँ, जीते ना जीते, या इलेक्शन लड़ के जीत भी जाऊँ या इलेक्शन नहीं भी लड़ूँ, या मेरा कोई कैंडिडेट कांग्रेस का वहाँ लड़े, वहाँ के लिए जो मेरा रोड मैप है, जो मैं सोच रहा हूँ, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। हम लोग सब मिलके उसको अंजाम देंगे, हम सब लोग मिलके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अमोर और बैसा मिलाकर के 41 पंचायत है, 41 पंचायत हैं। 41 पंचायत में 26 पंचायत लगभग यहाँ पर है, अमोर में है। अमोर थोड़ा बिगर साइज में है, और 15 पंचायत बैसा में है। और एक नदी है जो दो हिस्से को उस दो हिस्सों को उस अमोर विधानसभा को दो हिस्सों में बांटती है। एक रोड है जो बैसी से निकल के रौटा तक आती है। उस रोड के एक तरफ, उस रोड के दूसरी तरफ दोनों अमोर विधानसभा है। रोड की भी हालत खराब है। अब वो रोड ठीक बना है। बैसी से अगर आप रौटा आएंगे तो बहुत बढ़िया रोड है, हाईवे की तरह बना हुआ है। आप जाइए देखिए, अच्छा रोड बना है। कुछ दिन पहले ही वो रोड बना है। लेकिन उसके अलावा जो इंटीरियर रोड है, उसके अलावा जो रोड गांव को जोड़ती है, वो रोड की हालत ठीक नहीं है। हम बराह ईदगाह का दौरा किए, हम मच हट का दौरा किए, हम कई इलाके का दौरा किए, तो रोड की हालत ठीक नहीं है। जो इंटरनल रोड्स हैं, जो PWD की रोड्स है, जो ग्रामीण प्रधानमंत्री रोड जो अंदर की होती है, वो सब रोड्स की हालत ठीक नहीं है। अमोर में कोई भी MLA बने, सरकार गठबंधन की बनने जा रही है, और MLA वहाँ पर कोई भी बनेगा वो कांग्रेस का ही बनेगा अमोर में। लेकिन अमोर में एक चीज़ अभी बहुत कुछ लोग मतलब कि ये अभियान शायद चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये भी दावा किया जा रहा है कि ज़मीनी स्तर पर भी चलाया जाएगा कि अब अमोर का राजा अमोर का बेटा ही बनेगा। तो किसी ने रोका है क्या? अमोर मतलब बाहरी भगाओ अभियान। अमोर किस लोकसभा में है? किशनगंज। तो किशनगंज लोकसभा का कोई आदमी वहाँ से चुनाव लड़ सकता है? तो बाहरी कौन हुआ? कोई आदमी पटना से लड़े, कोई आदमी दरभंगा से लड़े, या कोई आदमी मकामा से लड़े, कोई आदमी चंपारण से लड़े, वो बाहरी हुआ ना। एक बात। दूसरी बात, जिस आदमी को लीगलिटी पता है, मतलब चुनाव आयोग का जो नियम है, चुनाव लड़ने का जो कानून है, वो कानून ये है कि अगर आपको स्टेट में कोई चुनाव लड़ना है, MLA का या MLC का, तो आपको उस स्टेट का वोटर होना चाहिए। आप उस स्टेट के वोटर अगर हैं, उस स्टेट के अगर आप वोटर हैं, तो आप उस स्टेट में किसी जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब ये कानून इस बात की इजाज़त देती है कि पटना का, चंपारण का आदमी भी किशनगंज से, अमोर से चुनाव लड़ सकता है, तो फिर इसमें हम किसी को बाहरी क्यों कहेंगे? ये आपके ही कांग्रेस के ही समर्थक ज़्यादातर ये चीज़ अभी वो लोग इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि उनको कुछ तकलीफ़ है, दर्द है, और हम तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो भी होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं आपको पहले टेक्निकलिटी समझा रहा हूँ, कानून क्या इजाज़त देती है। कानून को समझना भी चाहिए हम लोगों को। कोई लोकसभा का चुनाव किसी भी स्टेट से आप लड़ सकते हैं, अगर आपका किसी भी स्टेट में आप वोटर ID में है। मसलन कि मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ, तो मैं लोकसभा का चुनाव, मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ, किशनगंज में मेरा वोटर ID है, तो मैं लोकसभा का चुनाव केरल से भी लड़ सकता हूँ, कर्नाटक से भी लड़ सकता हूँ, पंजाब से भी लड़ सकता हूँ, किसी भी स्टेट से लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं असेंबली का चुनाव किसी अदर स्टेट से नहीं लड़ सकता हूँ, जब तक मैं बिहार का, किशनगंज का वोटर हूँ। मतलब कि आप स्टेट के अंदर कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो जब नालंदा से भी लड़ बिल्कुल लड़ सकते हैं। मैं पटना से भी लड़ सकता हूँ, और अमोर का आदमी भी पटना से लड़ सकता है, अमोर का आदमी भी नालंदा से, दरभंगा से लड़ सकता है, कोचाधामन से लड़ सकता है, बहादुरगंज से लड़ सकता है, किशनगंज से लड़ सकता है। तो मेरा कहना है कि जब ये कानून है, कानून इस बात की इजाज़त देती है कि कहीं कोई लड़ सकता है MLA का चुनाव, अगर उस स्टेट में वो वोटर ID होल्डर है,
तो ये बेबुनियाद बात है। इस बात में कोई दम नहीं है। ये बातें ऐसी खारिज हो जाएगी। इसमें हल्कापन है। जो इस बातों को उठा रहा है ये हल्कापन है। तो बाहरी भगाओ अभियान को आप बाहरी भगाओ किस बात को कह रहे हैं आप? जो बोल रहे हैं बाहरी भगाओ। अभी एमएलए कौन है वहाँ का? अख्तरुल साहब। कहाँ से हैं वो? कोचाधामन से। तो कहाँ के एमएलए हैं? अमोर से। तो फिर उनको कैसे चुना लोगों ने? तो एक कंट्राडिक्टरी है। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है, कानून क्या कह रहा है, किसी में कोई तालमेल नहीं है। मतलब जो आदमी ये कह रहा है उसको इसकी समझ ही नहीं कि कानून किस बात की इजाज़त देती है। उसको इस बात की समझ ही नहीं कि अभी जो आप जिस बात को कह रहे हो कि बाहरी नहीं होना चाहिए, अभी आपका अगर आप ही की बात को कहा जाए, आप ही की लैंग्वेज में कहा जाए, आप ही के शब्द में कहा जाए, तो आप कोचाधामन का आदमी वहाँ एमएलए बना हुआ है। तो वो तो सब कुछ उन्हीं का चिट, उन्हीं का पट, वही सवाल वही जवाब। इसमें कोई दम नहीं है। ये सब बातें मुझे लगता है कि सिर्फ टेम्परेरी है। ये सब बातें कोई परमानेंट नहीं है। अरे आमोर का बेटा को टिकट मिलेगा, लोकसभा के बेटा को किशनगंज का टिकट मिलेगा, हम सब लोग मिलकर उनको चुनाव लड़ाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को मजबूत करें। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। अख्तरुल इमान साहब वहाँ के विधायक हैं। कहा जाए तो एमआईएम बिहार के वहाँ मतलब विधायक हैं। किस तरह से चुनौती है वहाँ पर किसी भी कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट के लिए? कोई चुनौती नहीं है इस बार। हम पूरा पब्लिक से मिल के आ रहे हैं। मैं पब्लिक से मिल करके, उन लोगों से बात करके, मेरा अपना ओपिनियन है। मैं किसी के कहने पर या कोई सर्वे रिपोर्ट के बिना पर या कोई आदमी मुझे आंकड़ा दिया हो, डेटा दिया हो, उसके बिना पे, हाँ, उस पे मैं कोई यकीन नहीं। मैं खुद लोगों से मिला हूँ। क्या बोलते हैं? उस वक्त चुनाव का माहौल कुछ और था। 2020 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त माहौल कुछ और थे। उस वक्त CA/NRC का माहौल बहुत गर्म था। CA/NRC का माहौल उस वक्त बहुत गर्म था। पार्लियामेंट में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिल फाड़ दिए थे, उसके बावजूद भी वो बिल पास हो गया था। तो ये सब नैरेटिव परसेप्शन बना करके यहाँ पब्लिक को इमोशनली थोड़ा सा उभार के जज्बात में ला करके 2020 का चुनाव हुआ और MIM यहाँ पर 5 सीट जीत गई थी। उस 5 सीट में से हमारे अख्तरुल इमान साहब भी अमोर से जीत गए थे। लोग कहते हैं कि अभी भी वो लहर है। अब वो लहर नहीं है। लहर नहीं है। कामकाज कैसा किया अख्तरुल इमान साहब होगा? देखिए एज MLA उनको जो करना चाहिए उसमें वो काम किए होंगे। पब्लिक उनका रिपोर्ट कार्ड जरूर निकालेगा। आपसे एक सवाल करना चाहिए। अख्तरुल इमान साहब का कार्यकाल कैसा रहा और अब्दुल जलील मस्तान साहब का कार्यकाल कैसा रहा? अब्दुल जलील मस्तान साहब का कार्यकाल अभी कहाँ हो, तो 5 साल अब बेचारा अपोजिशन में रहा। उससे पहले का कामकाज के मामले देखिए अब किसी का 20 से 25 का कार्यकाल को आप 5 साल के आप 2010 से 2020 का कार्यकाल मत जोड़िए। दुनिया चेंज हो गई है अब। पहले MLA का डेवलपमेंट फंड कितना होता था, MLA को क्या फैसिलिटी मिलते थे, गवर्नमेंट के पास क्या रेवेन्यू होता था, अब बहुत फ़र्क हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान को, भारत को बनाने में कांग्रेस को जो दिक्कतें हुई, अब जो बीजेपी के सरकार के हुए उनको इतनी दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि अभी GST कलेक्शन हमारा मोर देन 5 ट्रिलियन है। तो मेरा कंसर्न ये है कि उनके 10, 15 साल या 20 साल के कार्यकाल को इनके 5 साल के कार्यकाल से मत जोड़ें, क्योंकि उस वक्त का हालात कुछ और था। उस वक्त की फंडिंग, उस वक्त का गवर्नमेंट, उस वक्त का रेवेन्यू, उस वक्त का अलॉटमेंट, डेवलपमेंट के नाम पे पुलिया, रोड, सड़क का अलग अलग चीज़ था। उस वक्त स्लो था, गवर्नमेंट ही स्लो था। गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थी, गवर्नमेंट के पास फंड की कमी थी। 2010 से 2020 की बात करेंगे तो हम वो 10 साल में या 15 साल में उतने पैसे नहीं मिले होंगे डेवलपमेंट के नाम पे, सड़क के नाम पे, रोड के नाम पे, पुलिया के नाम पे, जितने पैसे 20 से 25 में मिला होगा। ये डाटा आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप मिलाया जाए तो कोचाधामन में लोग कहते हैं कि 15 से 20 के कार्यकाल में अच्छा खासा काम हुआ, रोड बने, पुलिया बने। कोचाधामन में तो उस तरह से अमोर में भी तो बनना चाहिए था। कोचाधामन में जो काम हुआ वो कोचाधामन में असल में नींव तस्लीमुद्दीन साहब रखे थे।
ये बात सबको मानना पड़ेगा, ये बात सभी मानते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब नींव रखे थे, तस्लीमुद्दीन साहब काम हुआ 15-20 में? नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15-20 में काम नहीं हुआ। तस्लीमुद्दीन साहब जब MP का चुनाव हार गए तो लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप कोचाधामन से MLA का चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़े वो और जीत गए। फिर उसके बाद बिहार सरकार में बहुत बड़े मंत्री बने थे, भवन निर्माण मंत्री बने थे। तो उस वक्त आप देखे होंगे जितना पुल पुलिया का काम हुआ है, रोड सड़क का काम हुआ है। तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में तो लोग कहते हैं कि कोचाधामन को उन्होंने पेरिस बना दिया था। कोचाधामन में इतना डेवलपमेंट का काम हुआ था उस दौर में। तस्लीमुद्दीन साहब जब बिहार सरकार में मंत्री थे MP चुनाव हारने के बाद, तो बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ था। लोकसभा किशनगंज में सबसे ज़्यादा काम विधानसभा कोचाधामन में हुआ था तस्लीमुद्दीन साहब के कार्यकाल में, उस कार्यकाल में जब वो बिहार सरकार में मंत्री। कौन सा? ये मुझे लगता है कि 2004 में वो MP बने, तो उससे पहले की बात है। 95-2000 के बीच में, 95 to 2004 के बीच में ये सब। 15-20 के बारे में बात करें जो काम हुआ है 15-20 में कोचाधामन में काम काफ़ी हुआ है। तो अमूर में भी तो हो सकता था। उस काम को उस वक्त के जो MLA थे उन्होंने काम किया है। तो अमूर में भी तो हो सकता था। अमूर में देखिए होता क्या है कि हो सकता, कांग्रेस के विधायक थे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो काम आप, हाँ जलील मस्तान साहब उसको विधायक थे, काम वो भी तो कर सकता था अगर नहीं किया है। बल्कि वो मिनिस्टर थे उस वक्त, तो मिनिस्टर थे। अगर वो नहीं किया है तो सरकार को दोष देना तो ठीक नहीं होगा ना। जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि मेरा मतलब क्या है अमूर के लिए, आप जो बताने वाले थे, तो अमूर के लिए आपका क्या ऐसा घोषणा पत्र है जो आप अमूर के लोगों को बता सकते हैं? अमूर में अब ज़रूरत जो है, सबसे पहला ज़रूरत एक डिग्री कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक, 2 ITI, एक बैसा ब्लॉक में, एक अमूर ब्लॉक में, एक अच्छा हॉस्पिटल। ये सख्त ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 ITI, एक अमूर ब्लॉक में, एक बैसा ब्लॉक में, और एक अच्छा हॉस्पिटल, चाहे वो अमूर में बने, रोहटा में बने या बड़ा ईदगाह में बने। बड़ा ईदगाह भी बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है, अमूर भी हेडक्वार्टर है, और रोहटा हाट बैसा आसपास में है, रोहटा हेडक्वार्टर है। तो इन 3 जगह में से एक बढ़िया हॉस्पिटल बने जिन लोगों को ना पूर्णिया जाना पड़े, ना किशनगंज जाना पड़े, ना पटना जाना पड़े। ये होना लाजमी है, ज़रूरी है। डिग्री कॉलेज होना ज़रूरी है कि बच्चे हमारे ग्रेजुएशन तो कर ले कम से कम वहाँ से। सबको वहाँ से पूर्णिया जाना पड़ रहा है, सबको वहाँ से किशनगंज जाना पड़ रहा है। मैं कई अभी फैमिली में, परिवार में गया, कुछ लोगों के बच्चे पूर्णिया में पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे किशनगंज में मारवाड़ी कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अमूर बैसा को जोड़ने के लिए इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, जो मैंने कहा आपको। लेकिन फिर वही सवाल वही है ना, वादा तो करते हैं लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। अगर मान के चले, हो सकता है कि आप पर फिर से वही सवाल, फिर वही सवाल कि पार्टी आप पर अगर भरोसा जताती है, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर हो सकता है बाद में जाकर भूल जाए आप। देखिए, मेरा मकसद पॉलिटिक्स का दूसरा है। मैं तो साफ कहता हूँ कि MLA बनने से आदमी की क्या इनकम हो जाएगा, क्या सैलरी है MLA का, क्या फैसिलिटी है, MLA को क्या सैलरी है, MLA का फैसिलिटी क्या है। अगर ईमानदारी से MLA अपना सैलरी पे गुजारा करे और जो उनको फैसिलिटी उनको मिल रहा है, तो एक परिवार तो पल जाएगा। लेकिन आप 10 लोगों को, 20 लोगों को नहीं पाल सकते। मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि आपने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि अभी तक लोग ऐसे ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं लोग। लेकिन ये काम बहुत आसान है। डिग्री कॉलेज बनाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना, ITI बनाना, ये कोई काम नहीं है। बस थोड़ी सी होमवर्क की ज़रूरत है, थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, फॉलोअप की ज़रूरत है, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटीज़ से बात करने की ज़रूरत है। ये काम आसानी से हो सकता है। अच्छा सर, अभी जानना चाहेंगे कि अमूर से विधायक है अख्तरुल इमान साहब, इस बार लोग कांग्रेस पर क्यों भरोसा जताए, अख्तरुल इमान को छोड़ करके, MIM को छोड़ करके? अभी बताइए कि नेशनल पार्टी कौन है, BJP के साथ कौन लड़ सकती है, BJP की हर एजेंडे को सबसे ज़्यादा एक्सपोज और सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है? राहुल गांधी जी। ओवैसी भी बोलते हैं।
तो अवैसी जी एक है, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। अवैसी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस के पास वहाँ 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मजबूत कौन है? 100 की बात सुनी जाएगी या एक की बात सुनी जाएगी? अपोजिशन का लीडर कौन है? कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक में कितने लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल क्या, ये तो डेटा आ गया मेरे पास। अभी औकाफ का बिल पास हुआ, कितने लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट डाला? 234 वोट। 234 वोट। तो 234 234 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस औकाफ बिल के अगेंस्ट में वोटिंग किया। अवैसी साहब का इसमें कितना वोट है? एक वोट। तो इसका मतलब 233 जितना रहेगा उतना ही देगा ना। हाँ, तो यही वोट है ना। हम कहाँ कह रहे हैं? सिर्फ ये कह देना कि अवैसी साहब वहाँ मुखालिफ करते हैं, अवैसी साहब सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं। असल में हम जो सुनना चाहते हैं या जो हम देखना चाहते हैं अपने मोबाइल पे, वो हमारे पास आ जाता है। जो देखते नहीं है, जो सुनते नहीं हैं, या जिन लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उन तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। अगर आप पार्लियामेंट सेशन औकाफ बिल में देखे होंगे तो उस वक्त तो कितने लोगों ने अच्छे से अपनी बात रखी। गौरव गोगोई का नाम आप सुने हैं, आसाम से आते हैं, डिप्टी लीडर है हाउस का, लोकसभा का, अभी आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो कांग्रेस का अध्यक्ष है। जोरहाट आसाम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। उन्होंने कितनी अच्छी तरह से पार्लियामेंट अपनी बात रखी औकाफ पे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 234 में से एक अवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनकी ऐसा माहौल यहाँ बना दिया जाता है कि उन्होंने ही मोदी जी को, बीजेपी को सिर्फ एक्सपोज किया है। बिल तो भरा, तो उससे क्या हो गया? 233 लोग जो आपके साथ हैं, उसमें हिंदू भाई हैं, उसमें क्रिश्चियन भाई हैं, उसमें सिख भाई हैं। अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे, उनकी आप तारीफ़ नहीं करोगे, तो कल हमको कौन साथ देगा? सिर्फ अवैसी साहब को क्रेडिट मिलनी चाहिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते। 234 में से 233 लोग कांग्रेस के एमपी, समाजवादी के एमपी, टीएमसी के एमपी, अलग अलग पार्टी के, डीएमके के, मतलब हम कह रहे हैं कि हाँ डीएमके के एमपी। तो कितने लोगों ने जो है आपको सपोर्ट किया है। तो हम तो उनके उन लोगों का भी नाम लेना चाहिए ना। हम सिर्फ एक आदमी को याद करते हैं, बाकी को भूल जाते हैं, तो ये गलत है नहीं ये जी। आप अमोर में दौरा कर रहे हैं, अमोर की बदहाली को देख रहे हैं या फिर खुशहाली को देख रहे हैं, जो भी है, लेकिन अमोर के युवाओं के लिए उसके रोज़गार के द्वार कैसे खुलेंगे, इस पर क्या है आपका? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि जब मैंने किसी इंडस्ट्री कॉरिडोर की बात की, इंडस्ट्रियल स्टेट की बात की, जब रोज़गार के लिए हम अगर ज़मीन बिहार सरकार सही रेट पे, जो इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको अगर यहाँ इनवाइट करेंगे, उनको ज़मीन सस्ते रेट पे देंगे, तो वो सिर्फ किशनगंज के आसपास थोड़ी लगेगा, वो तो अमोर में भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। मैंने कहा ना कि रौटा बड़ा हाट है, बड़ा मार्केट है, हेडक्वार्टर है वो। अमोर भी बड़ा मार्केट है अब। और हमारे इलाके में धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्का की खेती बड़े पैमाने पे होती है। तो धान की खेती के लिए आजकल राइस मिल, फ्लावर मिल, मक्का की खेती के लिए मैंने आपको बताया बहुत तरह की चीज़ें बन सकती है। फीडिंग बनता है इसका, चाहे वो फीडिंग, एनिमल फीडिंग, फिश फीडिंग इसी से ही बनता है। बहुत सारे प्रोसेसिंग फूड भी इससे बनाया जाता है मक्का से। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें यहाँ से बाहर होकर के वहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो अदर स्टेट हो, यहाँ भी एक सेटअप खड़ा करने से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और युवाओं को जोड़ने की बात कहें आप, तो किशनगंज का जो युवा है, जिसमें अमोर बैसा भी आता है, उन तमाम युवाओं को जोड़ने के लिए यही ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहे हैं। सर, अंत में अमोर के मतदाताओं को आपका क्या संदेश रहेगा? मैं अमोर बैसा दोनों ब्लॉक और अमोर विधानसभा के लोगों को, मतदाताओं को ये अपील करता हूँ कि आप जज्बात में ना आए। मुल्क में जो विचारधारा जोड़ने का है, जो विचारधारा मोहब्बत का है, राहुल गांधी जी को देखें, बहुत संघर्ष कर रहे हैं मुल्क को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संस्थाओं को बचाने के लिए, संसद को बचाने के लिए। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनका हाथ मजबूत कीजिए। राहुल गांधी जी जननायक हैं, उनका इंक्लूसिव अप्रोच पे बिलीव है, हिंदुस्तान के संविधान पे बिलीव है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक समान है।
वो इस मुल्क में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहते हैं। इस मुल्क के लिए जननायक हैं और दिल से, ज़हन से, सब तरीके से वो इस मुल्क के सेकुलर सिस्टम को, सेकुलर फैब्रिक को, जमहूरी निज़ाम को बचाना चाहते हैं। हम सब लोग मिल कर के उनको मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें। मैं यही अपील अमोर और बैसा की जनता से करना चाहता हूँ। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच।